everyone, in this video we are going to discuss about the chapter number 7 of class 8 science. ठीक है, तो इसके सारे के सारे एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 टू लास्ट. ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और उनका डिस्क्रिप्शन जो है, उनके आंसर्स भी हैं वो काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा. मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ने बैठो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, अपना स्टडी मटेरियल सारा अपने साथ रखो, अपनी बुक, नोटबुक, अपना पेन, पेंसिल, जो भी आपको सब कुछ चाहिए, और उसके बाद स्टार्ट करो वीडियो देखना. ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड डैश. एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में, उसे कहते हैं सेंचुरीज. आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंचुरी. बी इज स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज डैश. एक जैसे एक प्रजाति के कोई भी स्पीसीज जो आपको क्या मिल रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एंडेमिक. ओके, एंडेमिक स्पीसीज. माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश. आपको पता है माइग्रेटरी जो बर्ड होती हैं, जो बर्ड्स माइग्रेशन करती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक दूर उड़ के जाती है. क्यों जाती है? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आता है, उन्हें थोड़ा गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन करना है आपको. ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 कैटेगरीज दे रखी हैं, तो मैं आपको पहले तो सजेस्ट करूँगी कि जब भी आपको कोई डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है ना क्वेश्चन में, कि आपको डिस्टिंग्विश करना है, सो आप ऐसे कुछ टेबल्स के फॉर्म में अपना आंसर देना, क्योंकि इससे इफेक्टिव लगता है. पॉइंट वाइज प्रेजेंटेशन होगी तो मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे. ठीक है, आपका आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पूछ रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को आपको डिफरेंशिएट करना है, उनको डिस्टिंग्विश करना है. देखो, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक ऐसा एरिया है जिसमें क्या होता है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि बचाया जाता है खतरों से, जैसे कि हंटिंग. कोई लोग वहाँ पर उनका शिकार नहीं कर सकते. ऐसे एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, और उनका जो वातावरण है, उनके आसपास का जो आपका एटमॉस्फेयर है, वो जो हैबिटेट होता है उनका, जिसमें वो अडेप्टेड होते हैं, उसको भी कंजर्व करके रखा जाता है. ठीक है, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व है एक बड़ा सा लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है. ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन और सुटेबल लिविंग कंडीशन वाइल्ड एनिमल्स के लिए. ठीक है, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ पे कंजर्वेशन होता है वेरियस लाइफ फॉर्म का, जैसे कि प्लांट्स भी आते हैं उसमें, एनिमल्स भी आते हैं उसमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. ठीक है, मतलब आप देख सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड है. ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. एग्जाम्पल है जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एग्जाम्पल है, जहाँ पर क्या किया जाता है, एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल देखे तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, बी वाला बोल रहा है जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्टिंग्विश करो. आपने ऊपर अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्टिंग्विश किया. देखो, जू में क्या होता है, एनिमल्स को कैप्ट किया जाता है आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज फॉर पब्लिक एग्जीबिशन. एक तरीके से वो एग्जीबिशन टाइप का, कि आप जाओ, आप जानवरों को देखो. ठीक है, मतलब जो वहाँ पर इन्वायरमेंट होता है किसी एनिमल के लिए, वो नेचुरल नहीं होता है, वो एक आर्टिफिशियल है, उसको आदमी ने बनाया, मैन मेड है वो, जिसकी वजह से वो नेचुरल नहीं है. ठीक है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो एक नेचुरल टाइप का एरिया है. ठीक है, जो एनिमल है उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो जंगल से बाहर आके कहीं रह रहा है, जबकि जू में एनिमल को ऐसा फील होता है. ठीक है, तो आपको याद रखना है, जू में जो एनिमल्स होते हैं वो एक पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होता है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको प्रोटेक्ट करने के पर्पज से होता है, साथ ही साथ उनको डेंजर से भी बचाने के लिए और हंटिंग से भी. जू एक आर्टिफिशियल हैबिटेट है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एक नेचुरल हैबिटेट में आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का थर्ड पार्ट है एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में आपको बताना है. ठीक है, तो देखो एंडेंजर्ड, नाम से ही पता चल रहा है, एंडेंजर्ड. यहाँ पे देखो एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है. एंडेंजर्ड मतलब आप इसको ऐसे याद रखो, इन डेंजर. ठीक है, मतलब अब जब आप दिमाग में इसकी इमेज बनाओ तो ये रखना याद कि इन डेंजर, जो खतरे में है. खतरे में कैसे हैं कि जस्ट स्पीसीज विच आर ऑन अ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. मतलब देखो, एक्सटिंक्ट क्या होता है, बिल्कुल खत्म. एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना. ठीक है, और एंडेंजर मतलब जो खतरे पे हैं. ठीक है, जो स्पीसीज खत्म होने की कगार पर होती हैं, जो खत्म होने वाली हैं, उनकी बहुत ही कम स्पीसीज बची हुई हैं, उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं. जैसे आपने सुना होगा रॉयल बंगाल टाइगर है, ब्लू व्हेल, ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज हैं जो कि एंडेंजर्ड है. एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या आता है, वो स्पीसीज और एनिमल्स आते हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब वो अब नहीं है. ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस जीरो है, क्योंकि वो अब प्रेजेंट ही नहीं है. जैसे कैरिबीन है, मॉन्क सील, ये कुछ एग्जाम्पल है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जब आप अपना आंसर रिप्रेजेंट करते हो, सो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है आपको, रीडिंग पर्पज़ के लिए भी और राइटिंग पर्पज़ के लिए भी. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोरा और फौना. फ्लोरा और फौना जब भी आप डिस्टिंग्विश करो ना, दिमाग में याद रखना, देखो फ्लोरा. ठीक है, फ्लोरा जो शब्द है वो किससे मिलता जुलता है. फ्लोरा इज ये जो मैचिंग करता है, ये फ्लोरा मैच कर रहा है आपका फ्लावर से, है ना. फ्लोरा किससे मैच करता है, फ्लावर से. मतलब ये आपको क्या याद रखना है कि फ्लोरा मतलब जैसे ही फ्लोरा शब्द है तो आपने याद रखना है फ्लावर. ठीक है, और फौना, फौना, तो फौना से आपको क्या याद रखना है, एनिमल्स. ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, सो दैट इज अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में कह रहा है. ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि
जो फ्लोरा है ये किसकी स्टडी होती है, हम क्या करते हैं एक कलेक्टिव नेम यूज़ करते हैं प्लांट लाइफ के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, उसे क्या कहेंगे फ्लोरा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल कैसे है, जैसे स्पर्ज होता है और हॉगवीड होता है, ठीक है। ये कहाँ उगता है, ये उगता है नीलगिरीज रीजन में, ठीक है। जबकि फौना के एग्जाम्पल दिए जाएँ तो वो क्या है कलेक्टिव नेम है एनिमल्स के लिए, और जैसे एग्जाम्पल है लंगूर, टाइगर, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, नीलगिरीज रीजन में, ठीक है। तो ये थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना, दैट इज, अब देखो ये क्वेश्चन पहले समझ जाओ उसके बाद आंसर करते हैं, ठीक है। देखो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। देखो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम जो क्या करते हैं फॉरेस्ट को एक रेगुलर अमाउंट में, एक आप क्या कर रहे हो फॉरेस्ट को काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है डी, जब भी आपको शब्द डी आए तो डी मीन्स डिलीटेशन, कोई चीज़ डिलीट हो रही है, कोई चीज़ हट रही है। फॉरेस्टेशन तो मतलब फॉरेस्ट का कटान हो रहा है, जब हमने काट रहे हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट अब नहीं रहे, ठीक है। अगर फॉरेस्ट को हम काटते जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन फॉलोइंग में, जैसे वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे करके आपको बताने, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफेक्ट ऑन डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो आपको पता है वाइल्ड एनिमल्स का तो घर ही कहाँ है, जंगल में, ठीक है। जंगल में है, और अगर हम जंगलों ही को काट देंगे तो वाइल्ड एनिमल्स सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो रिमूवल ऑफ ट्रीज किया क्यों जाता है, पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, ठीक है। अगर हमको जैसे कहीं पे किसी को इंडस्ट्रीज को का सेटअप करना है, एग्रीकल्चर किसी को खेती वगैरह करनी है, तो उस पर्पज़ के लिए जब हम ट्रीज़ को रिमूव करते हैं या अपनी कोई भी ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल हैबिटेट है किसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए, और भी कई सारे एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। अगर हम क्या करते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं, प्लांट्स को या फॉरेस्ट को रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली असर किस पे पड़ेगा, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स पे तो खैर पड़ ही रहा है जब हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, बट एनिमल्स में भी उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन तक की नौबत आ सकती है अगर हम रेगुलर डिफॉरेस्टेशन करते रहें तो, ठीक है। क्योंकि आप अगर हमसे कोई हमारा घर ही छीन लेगा तो हम कहाँ रहेंगे, है ना। तो वैसे ही एनिमल्स के लिए उनका घर क्या है, फॉरेस्ट। अगर उसको बार बार फॉरेस्ट को क्लियरेंस हो रहा है, वहाँ पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक छेड़छाड़ हो रही है किसके साथ, उनके घर के साथ, जिसकी वजह से वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बी क्या है, बताना है इफेक्ट इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो आसपास का वातावरण है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं CO2 को अर्थ की एटमॉस्फेयर से, ठीक है। अब देखो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो जो CO2 है एटमॉस्फेयर में वो तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो प्लांट लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है वहाँ पर CO2 का अमाउंट, यानी कि CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसकी कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से आपको पता है CO2 का अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेडिएशन होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी, पहले ही बढ़ रही है फिर और ज़्यादा, ये भी एक रीज़न है। जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी अर्थ का डिस्टर्ब होगा, उसके अलावा वाटर साइकिल, ये बहुत सारी चेंजेस हैं। रेनफॉल के पैटर्न में भी चेंज आएगा, जहाँ पहले क्या हो रहा था, जैसे कहीं पे डॉट्स और फ्लड की कंडीशन भी आ सकती है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, इसके आपको पता है ना कई सारी, और आप देख सकते हो एग्जांपल्स भी हैं। वो लिंक ऐसे भी करता है कि देखो कई एरियाज़ में जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने सुना होगा सॉइल एरोजन कम होता है, क्योंकि रूट्स क्या करती है, ग्रैब करके रखती है सॉइल को, है ना। तो वहाँ उस अगर आप उस तरीके से भी सोचते हो तो उस तरीके से भी देखा जाए तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पूछ रहा है, देखो विलेजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो जो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कैसे हेल्ड किए जाते हैं, रूट्स से, ठीक है। रूट्स का काम क्या होता है, वो सॉइल को पकड़ के रखती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सप्लाई तो करती है, ठीक है। ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है। अब देखो अगर क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती है ना, तो क्या होगा, जो वाटर का फ्लो है या हाई स्पीड विंड की वजह से जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि मैं जो अभी पहले आपको बोलती सॉइल इरोजन होता है ना, और जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे जब वो रिमूव हो जाएंगे तो क्या वो सॉइल फर्टाइल बचेगी, नहीं ना। तो जो सॉइल इरोजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और खुद ही सोचो, अगर सॉइल ने फर्टिलिटी को लॉस कर दिया, अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है, ह्यूमस नहीं होगा, तो उसमें तो कुछ कल्टिवेट ही नहीं होगा ना। तो एक जो फर्टाइल लैंड है वो क्या हो जाएगा, वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि अर्बन एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का। सो अर्बन एरियाज पे ऐसे इफेक्ट पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और जो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगी, सबकी लाइफ्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ, देखो क्या होगा अगर ये कंडीशंस हो रही हैं। फर्स्ट वन इज वी गो ऑन कटिंग ट्रीज, अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहें तो क्या होगा, ठीक है। सो क्या होगा अगर हम डायरेक्टली या बिना रुके क्या कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं, तो जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, ठीक है। और जो चांसेस हैं नेचुरल डिजास्टर्स के वो भी अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, ड्रॉट्स फ्लड के कंडीशन आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज डिस्टर्ब, जब हम किसी भी पर्टिकुलर
हैबिटेट को डिस्टर्ब करता है किसी भी एनिमल के, तो क्या होगा? तो देखो, अगर आप हैबिटेट को डिस्टर्ब करते हो किसी भी एनिमल के ना, तो क्या होगा? अब खुद ही सोचो, एक नेचुरल हैबिटेट जैसे हमारा घर है, तो आप कहीं भी जाते हो बट लास्ट में जब आप अपने घर आते हो ना, तो सबसे अच्छा फील होता है ना। तो वैसे एक एनिमल है, उसके लिए क्या है कि उसका जो हैबिटेट है, उसका घर है, उसकी सराउंडिंग्स वो फैमिलियर है उसकी उस जगह के लिए, वो अडेप्टेड है वहाँ के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर वहाँ पर जो हैबिटेट है उसका ही लॉस हो जाएगा, वही डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कोई भी एनिमल कैसे सर्वाइव करेगा, और वो एंडेंजर्ड भी हो सकता है, ठीक है। उसकी जो स्पीसीज़ है उनकी अमाउंट भी खत्म हो सकती है, वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। और जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, अब जैसे हम है ना, तो हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेस्ट को काट कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को इम्बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा पूरे इन्वायरमेंट पे, और जिसकी वजह से एनिमल्स की जो लाइफ है उनको बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज एक्सपोज्ड। देखो, जो टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल है अगर वो एक्सपोज्ड है, देखो, अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज्ड है, तो उसमें पहले तो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो चले जाएंगे, जैसे कि ह्यूमस होता है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, आपने सुना होगा ना, अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की अच्छी है तो वो फर्टाइल होती है, तो वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, और डेजर्टिफिकेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये डेजर्टिफिकेशन क्या होता है ये भी बता देती हूँ एक बार। डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, देखो डेजर्ट क्या है ना, डेजर्ट में आपको पता है कि फर्टिलिटी क्या होगी, बिल्कुल जीरो या ना के बराबर, है ना। तो जो नॉर्मल फर्टाइल जो सॉइल होती है या फर्टाइल आपका इन्वायरमेंट होगा, वो किस में आपका चेंज हो जाएगा, डेजर्ट टाइप, इनफर्टाइल लैंड में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा उसको डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आंसर नंबर 5 में देखो आप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो पहले तो ये क्वेश्चन है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए, ये आपको बताना है। सो देखो, आपको पता है फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वेराइटी होती है ना लाइफ में, आपको पता है अर्थ में बहुत तरीके की लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं, और हर एक लाइफ एक दूसरे से क्या है, इंटर डिपेंडेंट है, उनका एक रिलेशनशिप है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे आप फूड चेन वगैरह पढ़ते हैं ना, आपने फूड चेन भी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, है ना। जैसे फिर भी मैं एक बार एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको पता है रैट है ना, रैट को कौन खाता है, स्नेक खाता है, ठीक है, या आपका कैट खाती है। अगर खुद ही सोचो, अगर रैट की जो स्पीसीज़ है वो कम हो जाएगी या वो नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो किसकी डेथ को लेड करेगा, स्नेक्स और कैट्स की, क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं होगा ना फिर खाने का। हाँ, और ऑप्शन भी होंगे, बट अगर फूड चेन में कोई भी एक एनिमल डिस्टर्ब होता है या एक भी स्पीसीज़ हटती है, तो वो पूरी फूड चेन और पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, ठीक है। और इस पूरे को हम जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ्स की, उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना। और इसे कंजर्व करने की जरूरत इसीलिए है अगर हम फूड चेन को मेंटेन करना चाहते हैं। अगर जो डिस्टर्बेंस आएगा फूड चेन में, वो इफेक्ट कर सकता है पूरे इको सिस्टम को, ठीक है। आंसर नंबर सेकंड, तो देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर आंसर करते हैं इसका, ठीक है, सॉल्व फटाफट से। कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड एनिमल्स, वाई। देखो, हम कहते हैं ना हमने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया, फिर भी वो सेफ नहीं है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। क्यों नहीं है? देखो, अब हमने भले किसी भी फॉरेस्ट एरिया को क्या करा है, हमने उसको प्रोटेक्ट किया, पर वहाँ पर अभी भी कैप्चरिंग और किलिंग एनिमल्स की वो हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि वो पूरी तरीके से सेफ है। जैसे कोई भी काम इलीगल होता है ना, उसे करना मना होता है, ठीक है, बट फिर भी वो काम लोग करते हैं ना, है ना। तो वैसे यहाँ पर है कि जैसे किलिंग उस एरिया में मना है, एनिमल्स को मारना, उनको पकड़ना, बट स्टिल वहाँ पर ये सब होता है, ठीक है। अब फिर भी कई सारे चांसेस होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि अभी भी उस टाइम पे उस एरिया में भी वाइल्ड एनिमल्स सेफ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो पूछ रहा है सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। ट्राइबल्स जो लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो ट्राइब्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड है जंगल पे। क्यों? क्योंकि जो उनकी बेसिक नीड्स होती है, जैसे फूड है, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर, ठीक है, उनका खाना, उनकी मेडिसिन, उनकी क्लोथिंग, सारी की सारी कहाँ से आती है, आपके जंगल से या फॉरेस्ट से आती हैं। सो दिस, ये इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ट्राइब्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, अभी भी फॉरेस्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेड डाटा बुक। ओके, सॉरी मैंने डी वाला स्किप कर दिया। व्हाट आर द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पहले तो बताना है आपको डिफॉरेस्टेशन होता क्यों है, ठीक है। फिर अगर जब आप वो बता दो कि होता क्यों है, तो फिर बताने कि अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो देखो, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। सो दैट इज द कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन मे बी द फॉलोइंग। क्या क्या हो सकता है डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज? पहला है नेचुरल कॉज, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, अगर कोई जंगलों में आग लगा रहा है, ठीक है, जंगलों में आग अगर लग जाती है तो वो भी एक कॉज हो सकता है किसका, आपका डिफॉरेस्टेशन का। या ड्रॉट, सूखा पड़ गया, तो आप अगर सूखा पड़ गया तो आपको पता है अपने आप ही अगर सूखा है तो जो प्लांट्स हैं या जो फॉरेस्ट है उनकी डेथ हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होगा। और देखो, उसके अलावा क्या करते हैं हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, या जैसे अब फर्नीचर बनाना है, फ्यूल के लिए यूज़ करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उन्हें एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, जो भी एक कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब अभी अगर हमने क्या किया अभी नहीं समझे हम, तो क्या आगे जाके क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। पहले तो नेचुरल कैलेमिटीज़, फ्लड वगैरह बहुत उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से।
टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। चेंज होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा और फ्लोरा और फौना क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, रेड डेटा बुक देखो आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा ना रेड डेटा बुक के बारे में। तो रेड डेटा बुक एक रिकॉर्ड है। ठीक है, दैट इज अ रिकॉर्ड कि रेड डेटा बुक एक सोर्स बुक है जिसमें सारा का सारा रिकॉर्ड रहता है सारी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा था क्वेश्चन कि व्हाट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन के बारे में आपने बताना है। तो माइग्रेशन क्या होता है कि माइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी स्पीसीज का मूव करना। ठीक है, कहाँ से, अपने हैबिटेट से किसी दूसरी जगह पे किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ब्रीडिंग के पर्पज़ के लिए और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, सो ये थे आपका, जैसे एग्जांपल है आर्कटिक टर्न है ना, वो क्या करती है, माइग्रेट करती है। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने नेचुरल जो हैबिटेट होता है उससे कुछ कई टाइम, कुछ थोड़े से टाइम के लिए। ठीक है, सर्दियों में ज़्यादातर आप देखोगे माइग्रेशन होता है, तो ज़्यादातर क्या सर्दियों में ही माइग्रेट करती है बर्ड्स, और फिर क्या करते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूसली कट इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट। ओके, तो आपको पता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिमांड जो है ना वो, मतलब अगर एक छोटा छोटा मोटा मोटा आपको समरी में बताना मैं चाहूँ तो वो क्या होगा, एक इन अ नटशेल अगर बोले तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ रही है इसीलिए हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या अब ट्रीज़ को कट किया जा रहा है तो कितने हद तक ये चीज़ सही है और आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर कोई भी चीज़ ना हम क्या कर रहे हैं, देखो डिमांड भी ऐसा है कि आपको फर्नीचर की भी नीड है, आपको ट्रीज़ की भी नीड है ना। तो ऐसा तो आप बोल नहीं सकते कि आप एक किसी चीज़ को स्किप कर देंगे। तो पहले तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम क्या करें, कट करें ट्रीज़ को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो उसके अलावा हमें क्या एक कुछ होना चाहिए ना हमारे पास ऑल्टरनेटिव। जैसे ट्रीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है, लंग ऑफ द अर्थ। जैसे हम है ना, हमारी बॉडी में लंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए। वैसे ही ट्रीज़ अर्थ का क्या है, लंग पार्ट है, जो कि क्या करता है कि देखो बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में। ठीक है, उसमें एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखो जो प्लांट्स हैं वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं O2 और CO2। O2 CO2 मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रह पाता है प्लांट्स की वजह से। वो क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, रिड्यूस कर देती हैं चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स को। उसके अलावा आपका नेचुरल डिजास्टर्स के जो चांसेस हैं वो कम हो रहे हैं, किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से, है ना। उसके अलावा कंजर्व करती हैं हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को। जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है उसकी वजह से क्या होता है, CO2 का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सॉइल इरोजन, फ्लड, ये सब भी कॉज करता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसकी वजह से होता है। इसीलिए ट्रीज़ को जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्रीज़ का यूज़, उसे ट्रीज़ को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हाउ कैन यू कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्शंस टू बी टेकन बाय यू। ठीक है, देखो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ग्रीन वेल्थ को प्रमोट करने में, मतलब ग्रीनरी को आप प्रमोट करने में कैसे मदद कर सकते हो अपनी ही लोकेलिटी में। ठीक है, अपने आसपास के एरियाज़ में। तो देखो कुछ मेजर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन वेल्थ के लिए अपनी लोकेलिटी में। सबसे पहले क्या करें कि प्लांट करें मोर और मोर ट्रीज़। ठीक है, उसके अलावा गार्बेज को ऐसे ही हम ना फेंकें स्ट्रीट्स में। उसके अलावा क्या करें, जो हम क्या करें, दूसरों को भी रोकें कि वो ट्रीज़ को कट ना करें, और लोगों को जागरूक बनाएं कि क्यों एक ग्रीन और क्लीन इन्वायरमेंट ज़रूरी है। उसके अलावा प्लांट्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उनको वाटर दें, और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर केयर करें, और रीयूज़ करें पेपर को। ठीक है, और रिसाइकिल करें, जिसकी वजह से ट्रीज़, एनर्जी और वाटर तीनों चीज़ कंजर्व हो जाएंगी, तीनों चीज़ बचेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बताओ, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू रिड्यूस्ड रेनफॉल। कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश कम हो रही है। ठीक है, आपको पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है ना, वाटर की लीव्स पे क्या होती है, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं वाटर की। तो जो ट्रीज़ है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर देते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, अब अगर क्या होगा, वाटर वेपर रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो जो वाटर वेपर है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रही है किसमें, टू मेंटेन द वाटर साइकिल। ठीक है, और अगर वाटर वेपर रिड्यूस हो जाएंगी तो जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन भी कम होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन कम होगा तो फिर रेनफॉल भी कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कोई ऐसे ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, प्रॉपर जैसे लोकेट करने का आता है ना, तो एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता है, तो आपको ना अलग अलग नेशनल पार्क्स को लोकेट करना है। ठीक है,
तो पहले तो आपको क्या अपनी स्टेट में, तो हर स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से होता है, ठीक है। तो आपको मैप में क्या करना है, आप चाहो तो सारे ही नेशनल पार्क्स को लोकेट कर सकते हो, और ठीक है सारे ही नेशनल पार्क्स को लोकेट कर लो। उससे क्या होगा, क्योंकि इससे कई तरीके के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का आपको नाम दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ इस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, तो उसके लिए आपको पूरा मैप पता होना चाहिए ना। तो देखो ये मैप आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो ये जो मैप है इस तरीके का आपको ड्रॉ करना है जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वहाँ पर, और एक बार इसको अच्छे से रिमेंबर करना है कि आपको देख लो एक बार कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ऐसे ऐसे करके एक ब्रीफ आइडिया लेके चलना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, मतलब कि पेपर को क्यों सेव करना है, और लिस्ट ऑफ वेज बतानी है जिसमें कि आप पेपर को सेव कर सकते हो। तो देखो आपको लगता है पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर किससे बनता है, ट्रीज से। तो अगर हम पेपर बचाएं तो हम कई सारे पेड़ों को भी बचा सकते हैं, जिसकी वजह से हम वाटर को भी सेव करेंगे, जो कि पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। एक हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो भी यूज़ होते हैं, ठीक है, जो मतलब पेपर बनाने में। उसके अलावा जो अगर हम क्या करेंगे, पेपर को सेव करेंगे, है ना, तो जो इफेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या बोला, हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ हो रहा है पेपर मेकिंग में, जिसकी वजह से कई सारी इफेक्ट्स भी पड़ते हैं ह्यूमन बींग्स और अदर ऑर्गेनिजम्स में, तो वो भी कम हो जाएंगे, है ना। और कई सारी वेज हैं जिसमें हम पेपर को बचा सकते हैं। पहला, रिसाइकल करें पेपर को। दूसरा, इकोनॉमिकल यूज़ करें पेपर का। और थर्ड क्या होता है, पेपर को बर्न नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या थे आपके कुछ मेजर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो कंप्लीट करना है वर्ड पजल को, ठीक है। तो देखो स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसको तो पहले कोशिश करना कि थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करो, ठीक है, और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आई शो द ऑल द आंसर्स कि ये इनके आंसर्स क्या क्या हैं। आप यहाँ पर भी फिल कर सकते हो या तो डायरेक्ट क्रॉसवर्ड भी सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम में आएगा तो वो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा कि पूछ लेंगे आपसे कि स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन को क्या बोलते हैं, अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये सब आपने थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको उसको इन सब का है, आपने ऊपर अभी हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया। तो एक बार वीडियो पॉज करो, और क्योंकि अगर आपने यहाँ तक आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो, सो दैट शोज़ कि आप कितने सीरियस हो अपनी स्टडीज़ को रिलेटेड, अपनी स्टडीज़ को लेकर के। सो आई थिंक कि आपको इनके आंसर्स आते हो, और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको एक बार पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। आपको एक सॉल्व कर पाओ, 2 3 4, दैट इज़ वेरी गुड कि आप अपनी कैपेबिलिटी देख रहे हो कि मुझे कितना आया और मुझे कितना और सीखना है, ठीक है। तो देखो ये आप देख सकते हो, ये आंसर्स हैं, ठीक है। ये आपका आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। सो दैट इज़ ऑल द आंसर्स। आपको इसको सॉल्व अपनी जो कॉपी है और अपनी बुक नोटबुक में आप इसको फिल कर सकते हो। सो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 8 साइंस। होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।